Good morning students and my dear friends. Today is 24th of October 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपको अदर नोटिफिकेशंस भी मिल जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ चैनल और ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज लर्निंग विदाउट थिंकिंग इज यूजलेस एंड थिंक विदाउट लर्निंग इज डेंजरस। आज मिंट ने 10 अप्रॉक्सीमेटली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं अपने फ्रंट पेज पे। बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। 5 न्यूज़ आर्टिकल मिंट के हैं, रिमेनिंग जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, स्टॉक्स प्लंज एज यूएस बॉन्ड यील्ड सर्ज एस्केलेटिंग इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट कल फिर प्लंज कर गया। रीजन बिहाइंड increasing rising US bond yield or increasing US bond yield and increasing impact of Israel and Hamas conflict। तो इसराइल और हमास कन्फ्लिक्ट के वाइडन होने की वजह से उसका इम्पैक्ट हमें इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो भी, उसका भी स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। इन दो फैक्टर्स के अलावा एक तीसरा फैक्टर और काम कर रहा है जो कि इमर्जिंग मार्केट की इंडाइसेस को प्लंज कर रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पोज्ड बाय पोटेंशियल हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। इन सब का इम्पैक्ट कलेक्टिवली हमें इमर्जिंग मार्केट जो है, केवल इंडिया ही नहीं, जो अदर इमर्जिंग मार्केट हैं उनके स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो प्लंज हुआ, डिक्लाइन हुआ, क्योंकि हमें रिटेल और एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स में, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो दोनों में ही हमें सेलिंग ट्रेंड देखने को मिला ऑल अक्रॉस मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप। और अगर इंडाइसेस वाइज देखें तो निफ्टी जो है वो 1% से फॉल किया और यही सेम ट्रेंड हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला। और स्पेशली अगर हम स्पेशल इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के जो इंडाइसेस हैं वो 2.7% और 3.7% से प्लंज हुए, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इन्वेस्टर वेल्थ है वो 7.47 ट्रिलियन से फॉल करी है फ्राइडे को, और जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा वो 308.99 ट्रिलियन का रहा मंडे को। तो इन्वेस्टर वेल्थ में हमें इरोजन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर सेलिंग ट्रेंड। और ये सेलिंग ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है? बहुत सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स नाउ इन्वेस्टर्स आर पुलिंग बैक देयर मनी फ्रॉम द रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड कीपिंग देयर मनी और इन्वेस्टमेंट सेफ इनटू सेफ हेवन और ए मोर स्टेबल मार्केट। और स्पेशली ये जो ट्रेंड हमें सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दिस इज इन डिक्लाइन इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। जो HNIs हैं उनका इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें सेलिंग ऑफ की वजह से ये इंपॉर्टेंटली ये इवेंट या जो डिक्लाइन है, जो ये प्लंज है, कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। जबकि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनके केस में थोड़ा सा हमें प्रोविजनल परचेजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि इस प्रोविजनल परचेजिंग का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो सेलिंग ट्रेंड था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी एंड सेंसेक्स, जो कि आप देख सकते हैं कितना कितना फॉल देखने को मिला है। बिगेस्ट सिंगल डे मार्केट कैपिटलाइजेशन इरोजन इन इंडियन स्टॉक मार्केट कब हुआ है? तो देख सकते हैं 23 दिसंबर 2022, 31 अक्टूबर 2023 और 27 जनवरी 2023, 13 जुलाई 2023 और 12 सितंबर 2023 में हमें ये मेजर फॉल या मार्केट कैपिटल इरोजन इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। और अगर आप इन डेट्स को देखें तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या ग्लोबल इवेंट आपको इन डेट्स में होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मिड स्मॉल कैप इंडाइसेस क्रैक डाउन एंड दिस इज यूएस बॉन्ड यील्ड टॉप 5%. You can just have the glimpse of it. Crude oil, FPIs,
एंड DIIs। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. JSW readiness for CBAM era with 4 empty green steel unit. CBAM हम सभी को पता है, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है? इसको जनरली हम कार्बन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। किसने इम्पोज किया है? यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज किया है। ऐसे सारे इंपोर्ट जिससे कार्बन एमिशन, जिनके प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन होता है, उस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल टैक्स लगाया है यूरोपियन यूनियन ने, दैट इज कार्बन टैक्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हालांकि इसको लेकर बहुत हो रहा है, इंडिया ने बहुत सारे फोरम में इसके अगेंस्ट वॉइस भी रेज करी। इंडिया ने कहा कि ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। इंडिया जैसे जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको CBAM मैकेनिज्म से कुछ टाइम तक एग्जेम्पशन देना चाहिए। ऑल्दो कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट निकलकर सामने आया नहीं। तो अब जो इंडियन कंपनीज हैं, ऐसी इंडियन कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा है, दे आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रही हैं। और उसी के कंटेक्स्ट में JSW, दैट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मेकर ऑफ अलॉय, is planning to establish a green steel manufacturing facility by 2030। तो CBAM मैकेनिज्म के रिस्पॉन्स में इंडिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट अलॉय मेकिंग कंपनी है वो 2030 तक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान कर रही है। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि लोअर कार्बन एमिटिंग फैसिलिटी होगी स्टील के केस में, स्पेशली एस्टैब्लिश करी जाएगी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि बोर्ड का अप्रूवल, अभी बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी हैं, लेकिन यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी सब्सटेंशियल स्टेप हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर JSW जैसी बड़ी कंपनी इस चीज़ के लिए प्लान कर रही है, डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेट कर रही है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा रिलीफ या कोई स्पेशल रिलीफ CBAM मैकेनिज्म से नहीं मिलेगा, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जस्ट टू एडजस्ट देयर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दिस CBAM मैकेनिज्म इफ दे वांट टू कंटिन्यू एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्रीज। और अगर JSW डिसीजन ले रही है और ऐसा सोच रही है, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जो अदर कंपनीज हैं, अलॉय मेकिंग कंपनीज, स्टील कंपनीज, वो सब भी इसी तरह से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान करेंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन टन की कैपेसिटी बिल्ड करी जाएगी इस नई ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, और 2030 तक इसको डेवलप करने का प्लान है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के डिस्क्लोज नहीं करी हैं, कितना फंडिंग होगी सब अभी अप्रूवल के बाद डिसाइड होगा। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिट, बट IPOs अराउंड दिवाली होल्ड आउट टेल ऑफ hope. So more than a dozen of companies aim to raise the fund as much as approximately 6K crore. तो approximately 6 से 7 कंपनीज जो हैं वो दिवाली के सीजन में अपना फंड रेज करना चाह रही हैं, करने का प्लान कर रही हैं। और किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस रूट के थ्रू फंड रेज करने का प्लान है? IPOs के थ्रू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि IPOs का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ का फंड रेज करने की बात हो रही है इनटू दिस दिवाली एंड द वीक फॉलोइंग द फेस्टिव सीजन। तो बेसिकली मार्केट लिक्विडिटी, जो करंट मार्केट लिक्विडिटी है जो कि RBI मेंटेन कर रही है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फेस्टिव डिमांड, तो उस मार्केट लिक्विडिटी की अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए जो कंपनीज है, 6 से 7 कंपनीज जो हैं, दे आर प्लानिंग फॉर देयर IPOs, और कलेक्टिवली 6000 करोड़ का फंड रेज किया जाएगा इस IPO प्रोसेस के थ्रू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, गोल्ड सीजर इन पोल बाउंड स्टेट्स रैटल इंडस्ट्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपकमिंग ईयर में एक जनरल इलेक्शन शेड्यूल है, और कुछ स्टेट्स में जो है वो 5 या अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 स्टेट जो हैं जहाँ पर इलेक्शन शेड्यूल है। तो इंडियाज गोल्ड ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो है, जो इंडियाज गोल्ड ट्रेडर, दैट इज स्टेयरिंग एट द पोटेंशियल लॉस ऑफ 6K करोड़ दिस फेस्टिवल सीजन। क्यों? क्योंकि 6000 करोड़ का लॉस जो है इंडिया की गोल्ड इंडस्ट्री एंटिसिपेट कर रही है। अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाई दिस लॉस? क्योंकि फेस्टिव सीजन में जनरली क्या होता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। इंडिया में गोल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, चाहे वो किसी फेस्टिवल सीजन को हो, चाहे वो कोई ओकेजन हो। गोल्ड इज़ वेरी फेवरेबल कमोडिटी और प्रिफर्ड कमोडिटी और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो जो इंडियन गोल्ड ट्रेड है, दैट इज एक्चुअली स्टेयरिंग द लॉस ऑफ 6K crore this festive season as authorities clamp down on transport of precious metal in pole bound state। तो जो पोल बाउंड स्टेट हैं जहाँ पर अगले साल, अगले सीजन में इलेक्शन शेड्यूल है, वहाँ पर
गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर के, गोल्ड के आने ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो अथॉरिटीज़ हैं वो फ़िलहाल के लिए अपना जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंक्रीज कर रही है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव सील्ड गोल्ड कंसाइनमेंट इन मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गोल्ड सीज किया गया है ये बेसिकली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे कैश हो, लिकर हो, इन सब पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं पोल के ड्यूरेशन में, क्योंकि इन सब कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता है वोट को मोबिलाइज करने के लिए। और जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो छापे अपने इंक्रीज कर देती हैं। तो मेजर कंजप्शन consuming center of gold where the model code of conduct is in place, now law enforcement agencies are actually seizing the various consignment। गोल्ड के भी कई कंसाइनमेंट सीज किए गए हैं जिसकी वजह से जो गोल्ड इंडस्ट्री है वो उसका ट्रेड इंपैक्ट कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है पोटेंशियल 6,000 का लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अपकमिंग सीजन में इंक्रीज्ड सेल की वजह से होता। तो पोल बाउंड स्टेट में जो गोल्ड सीजर है उसकी वजह से जो गोल्ड ट्रेड इंडस्ट्री है, जो गोल्ड इंडस्ट्री है वो इंपैक्ट कर रही है, ऐसा इस न्यूज़ में वो कहा गया। दिस इज ऑल अबाउट द क्रक्स। अगर आप थोड़े डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट के ब्राइट आउटलुक फॉर इंडिया डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस सेज फिनमिन। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और उनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम प्राइवेट कंजप्शन की बात करें, इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें, तो दोनों में ही हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो कन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे वो यूएस की इकॉनमी या अदर रिसेशनरी कंडीशंस हों, इन सब के बावजूद भी जो इंडियन इकॉनमी है वो एक उसका जो आउटलुक है, उसका जो फोरकास्ट है दैट इज मोर ब्राइट इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज। तो अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात हो तो उसमें जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, फ्लड ऑफ यूएस ट्रेजरी, यूएस मॉनेटरी पॉलिसी स्क्वीज और कई सारे अदर जो रिसेशनरी कंडीशंस हैं डेवलप इकोनॉमी से, उन सब के चैलेंजेस के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल और आगे आने वाले टाइम में भी परफॉर्म अच्छा ही करेगी। रीज़न हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड, प्राइवेट कंजप्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट आर इंक्रीजिंग और जिसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 that is given on page number 4 of business standard, government to plan expenditure with eye on global crisis। जैसा कि अभी मैं अपने मिंट की एनालिसिस में डिस्कस किया है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू है, कंजप्शन जो है वो कंटिन्यू है, डिमांड जो है वो कंटिन्यू है और जिस तरह से फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी, तो डेफिनेटली डिमांड और कंजप्शन आगे आने वाले टाइम में भी दिसंबर तक अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में एक सब्सटेंशियल डिमांड और कंजप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम इस न्यूज़ को समझेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट विल टेक इनटू अकाउंट क्राइसिस दैट मे अराइज ड्यू टू इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट। तो हमारा जो है, जो हमारा जो एक्सपेंडिचर का प्लान था H2 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड हाफ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपेंडिचर को लेकर जो प्लानिंग करी थी, प्रॉबेबली उस प्लानिंग को दोबारा से रिवाइज किया जा सकता है या उस पर वॉच रखा जा सकता है या उसको इजराइल और हमास कन्फ्लिक्ट के कंटेक्स्ट में फिर से रिव्यू किया जा सकता है while executing this expenditure management or expenditure plan। So we have to be intelligent in planning expenditure as global situation is not very good, ऐसा कहना है हमारे एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का। तो जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू सितंबर में पब्लिश हुआ है, मंथली पब्लिश होता है ये रिव्यू, इकोनॉमिक रिव्यू। तो जो सितंबर मंथ का पब्लिश हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं दे आर एक्चुअली प्रिवेलिंग और ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा। भले ही इंडियन इकोनॉमी कितनी भी रिजिलियंट हो, हम कितना भी ब्राइट स्पॉट की बात करें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन सारे ग्लोबल सिनेरियो का, ग्लोबल चैलेंजेस का हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स हैं, बजट है, उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्री बजट डिस्कशन 25 का जो बजट प्रेजेंट होगा फरवरी में, उसका डिस्कशन या उसका जो प्री बजट डिस्कशन नेगोशिएशन होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, स्टेक होल्डर्स में, वो स्टार्ट हो चुका है। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज कंप्लीटेड टॉक्स ऑन
35 ऑफ टोटल 10102 डिमांड। तो जो अक्सर 2 डिमांड्स है मतलब 35 पर ऑलरेडी डिस्कशन कंक्लूड हो चुका है। और डिफरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनका जो अनबैलेंस्ड स्टॉक है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट एंड स्टेट नोडल अकाउंट्स में, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है, उसको भी अकाउंट में लिया जा रहा है। और उनका मिनिस्ट्री से बोला जा रहा है कि नई डिमांड सबमिट करने से पहले मिनिस्ट्रीज अपने TSA और SNA अकाउंट्स को देखें ग्लोबल और उसके के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड जो है वो अपकमिंग बजट के लिए सेंड करें, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ग्लोबल क्राइसिस को, ग्लोबल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे एलोकेशन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस चेक। कैपेक्स हैज सीन 80% ऑफ टारगेट एस्टिमेट बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर। FinMin concerned about the increased मनरेगा demand. Senior citizen saving scheme collection is up 160%. Pre-budget discussion has already started and it should be concluded in November 14. आप देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रुपी स्टेबल फॉरवर्ड premium dip on RBI's likely $5 billion फॉरेक्स रोल ओवर। तो स्पॉट मार्केट में जो इंडियन रुपी है वो फिलहाल के लिए उसने मंडे को अपनी स्टेबिलिटी रजिस्टर की। बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हमें इंडियन रुपी के वैल्यूएशन में देखने को नहीं मिला स्पॉट मार्केट में। यहाँ हम बोल सकते हैं सीधी भाषा में कि स्पॉट मार्केट में जो इंडियन रुपी है वो स्टेबल रहा। सो व्हाट इज दिस स्पॉट मार्केट? स्पॉट मार्केट इज बेसिकली a market of financial market where financial instruments are exchanged for immediate delivery such as commodities, currencies and securities. So delivery here means cash exchange for a financial tool. And in comparison to future contracts that is based on the delivery of any underlying asset in फ्यूचर डेट। तो क्या जो स्पॉट मार्केट होता है उसमें इमीडिएट ट्रांजैक्शन या इमीडिएट डिलीवरी होती है, डेफिनेटली कैश के बेसिस पर होती है। तो उसी स्पॉट मार्केट में इंडियन रुपी की बात करें, मंडे को इंडियन रुपी स्टेबल रहा। फॉरवर्ड प्रीमियम डिड नॉट फॉल एज मच एज इट वाज एंटीसिपेटेड। जैसा एक्सपर्ट एंटीसिपेट कर रहे थे उतना फॉल हमें इंडियन रुपी में देखने को नहीं मिला। रीजन भी है RBI रोल्ड ओवर $5 बिलियन स्वैप। RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $5 बिलियन का स्वैप जो है वो रोल ओवर किया, विच वॉज ड्यू टू मैच्योर एज पर द डीलर्स, एज पर द मार्केट पार्टिसिपेंट। और RBI के इसी इंटरवेंशन की वजह से जो इंडियन रुपी है वो मंडे को स्टेबल रहा। तो हैड द RBI अलाउड द सेल एंड बाई स्वैप टू मैच्योर एंड रिसीव $5 बिलियन ऑन मंडे, इट कुड हैव बीन रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट स्कैसिटी ऑफ डॉलर इन द सिस्टम, और जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती और जिसकी इंडियन रुपी जो था फॉल करता। लेकिन RBI के इस इंटरवेंशन की वजह से ऐसा नहीं हुआ। एंड RBI मोस्ट लाइकली टू रोल ओवर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन द डिमांड इन स्पॉट मार्केट, ऐसा कहना है मार्केट पार्टिसिपेंट का। तो ओवरऑल जो क्रक्स है इस न्यूज़ का वो यही है कि स्पॉट मार्केट में RBI ने $5 बिलियन का स्वैप इंटरवेंशन किया, जिसकी वजह से जो इंडियन रुपी है वो मेंटेन रहा, क्योंकि डॉलर की डिमांड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुई और जो इंडियन रुपी था वो प्रॉपरली ट्रेड किया अप्रॉक्सीमेटली 83.19 पर डॉलर पर ऑन मंडे, जो कि फ्राइडे को 83.12 था। और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ की। ओवरऑल जो क्रक्स था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मार्केट स्लाइट ऑन हाई US यील्ड, वेस्ट एशिया वो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट और US बॉन्ड यील्ड के इंक्रीज होने की वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें प्लंज देखने को मिला। दिस न्यूज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन मिंट। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। इंडियाज फिस्कल पोजिशन सॉलिड एमिड ग्लोबल हेडविंड्स इन FinMin, ये भी हम मिंट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। इंडियाज INC कैपेक्स टू गेट लिफ्ट फ्रॉम हाई कैपेसिटी यूजेस। तो ये पेज नंबर 2 पर, बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 2 पर ये न्यूज़ दी हुई, जहां पर डिस्कस करके जो इंडियन कंपनीज हैं उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आगे आने वाले सीजन में क्वार्टर में अपटिक कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो हैं वो कैपेसिटी इन्हांसमेंट पर जा रही हैं, यानी अपनी जो कैपेसिटी इन्हांसमेंट, अपनी कैपेसिटी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में इंडियन कंपनीज या स्पेशली हम बोलें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जो थ्रेशोल्ड था पहले 75% का जो कैपेक्स प्लान किया गया था वो थ्रेशोल्ड अब क्रॉस हो सकता है, एज न्यूमरस कंपनीज हैव डिलीवर्ड देयर बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। तो अपकमिंग क्वार्टर्स में हमें इंडियन कंपनी से
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। रीजन सिंपल, हाई कैपेसिटी यूजेस, डिमांड बढ़ रही है तो कंपनीज जो है वो अपनी कैपेसिटी इन्हांसमेंट कर रही है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मुंबई सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर ग्लोबल सिटी एज एयर क्वालिटी वर्सन। वर्सन मीन्स खराब होना, बद से बदतर हो जाना। तो मुंबई जो है वो एयर क्वालिटी के टर्म्स में सेकेंड लिस्ट पर पहुंच गया इन टर्म्स ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटी। तो मुंबई का जो मंडे को जो एयर क्वालिटी रही वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुई, जिसकी वजह से मुंबई हैज़ सिक्योर्ड द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी टैग among 119th place tagged by IQ Air। IQ Air जो क्वालिटी एयर क्वालिटी को ट्रैक करता है वो 109 प्लेसेस में इंडिया में एयर क्वालिटी को ट्रैक करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो मुंबई रहा वो सेकेंड प्लेस पर आई। इट इज़ अ स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी मेजरिंग द एयर क्वालिटी इन रियल टाइम बेसिस। दिल्ली जनरली जो हमेशा न्यूज़ में रहता है वो किस पोजीशन पर था? दिल्ली वॉज ऑन 6th पोजीशन, और जो बीजिंग है वो मीनवाइल टॉप पर था। तो वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 109 प्लेसेस पर ये एयर क्वालिटी ट्रैक किया था। बीजिंग चाइना का नंबर 1 पोजीशन में, मुंबई सेकेंड, कराची पाकिस्तान का 3rd पोजीशन पर, जेरूसलम इजराइल का 4th पोजीशन पर, दिल्ली इंडिया का 6th पोजीशन पर, इसके बाद दुबई। तो ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ या प्लेसेस रहे एज पर IQ Air, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 109 प्लेसेस को में एयर क्वालिटी को ट्रैक करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। 10% फ्यूअर फ्रेश फॉर्मल जॉब क्रिएटेड इन अप्रैल अगस्त। EPFO दैट इज EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो हम एम्प्लॉयमेंट रेट एंटिसिपेट करते हैं, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमें EPF में देखने को मिलेगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। तो EPFO के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल से लेकर के अगस्त टाइम पीरियड के ड्यूरेशन यानी इस ईयर के अप्रैल से अगस्त के ड्यूरेशन में 10% कम फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जो कि डेफिनेटली EPFO सब्सक्रिप्शन डिक्रीज हुआ है। और अगर EPF में सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है EPFO के डेटा। तो EPFO का डेटा जनरली एक प्रॉक्सी की तरह हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। तो इसी EPFO के डेटा के अकॉर्डिंग 10% कम जॉब फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कैलेंडर ईयर। और हम देख सकते हैं टोटल न्यू सब्सक्राइबर कितने रहे, -10% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यूथ में -9.9 और फीमेल में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन -11.4% का डिक्लाइन है EPFO सब्सक्रिप्शन में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CCA प्रॉप्स अन अकेडमी, राव IAS सर्किल, बायजूस IAS, 17 अदर कोचिंग सेंटर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन दैट इज CCPA ने मंडे को बोला है कि वो 20 IAS UPSC की जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको प्रॉप करने जा रहा है, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने जा रहा है। रीजन बिहाइंड फॉर एलिज्ड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग टॉपर्स एंड देयर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो जो जनरली IAS में और UPSC में सक्सेसफुल होते हैं उनकी स्टोरीज आप जनरली देखते रहते होंगे होर्डिंग्स में, कोचिंग की होर्डिंग्स में कि उनकी कोचिंग में वो पढ़े हुए हैं। तो इस तरह की कई सारी माल प्रैक्टिसेस जो हैं कोचिंग सेंटर्स यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एस्पिरेंट्स। जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके डिसीजंस को, फाइनेंशियल डिसीजंस को, या हम बोल सकते हैं कोचिंग ज्वाइन करने के डिसीजंस को इम्पैक्ट करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये सारे कोचिंग सेंटर्स इस तरह की स्टोरीज कॉइन करते हैं, इस तरह के होल्डिंग्स यूज़ करते हैं जहाँ पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स को दी जाती है जिससे कि वो उनका कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस की कंप्लेंट कई सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज में मिली है, इंक्लूडिंग बड़े बड़े अगर हम देखें तो बायजूस IAS, राव IAS, अन अकेडमी जैसी कंपनीज जो हैं उनके नाम है। तो इसी तरह के 20 कंपनीज हैं जिनको CCPA लॉन्च इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। और इसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के जो चेयरमैन निधि खरे उन्होंने बोला है कि 20 इंस्टीट्यूशन पर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी पर इंस्टीट्यूशन लगाई जा सकती है अगर ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो पाई गई इन कोचिंग सेंटर्स में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।